बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, साजिशी टोला एकदम मुतहर्रक हो गया है और लगता है कि इनके पास वक्त कम है, बल्कि लगता है क्या दर हकीकत इनके पास वक्त कम है और ये कम वक्त में अपनी आखिरी कुव्वत सर्फ करके ये पाकिस्तान को डीरेल करने के लिए तुल गए हैं। आपने देखा किस तरह हर जगह से इमरान खान की सहूलतकारी एकदम तेज़ हो गई है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है, जो जिस पर ज़्यादातर तबसरा नगारों ने तवज्जो नहीं की, वो ये है कि 10 महीने से इमरान खान ने अपने बस में जो भी चीज़ थी उसका ज़ोर लगाकर देख लिया, हर तरीका इख्तियार करके देख लिया, लेकिन सिवाय मायूसी के, नाकामी के इसे कुछ नहीं मिला। इसने धरने के लिए लॉन्ग मार्च किए, धमकियां दी, ख़त लिखे, इंटरव्यू दिए, तकरीरें की, 50-60 बल्कि 65 जलसे किए, फिर आवाम को सड़कों पर निकालने का तरीका ढूंढा, सिवाय इसके कि एक शोर गुल मचा रहा पाकिस्तानी सियासत में और तवज्जो इसकी तरफ मरकूज़ रही। और जुज़वी तौर पर इसे अपने असल मकसद में थोड़ी सी कामयाबी भी हुई कि पाकिस्तान की माली इमदाद जो थी वो खटाई में पड़ गई और पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात या खदशात पैदा हो गए। लेकिन इसे अपने बुनियादी और असल मकसद में, जो इसका शॉर्ट टर्म मकसद था, उसमें 1% भी, 0% भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। और अब वक्त जब गुज़र रहा है तो फिर बैरूनी हलकों से, बैरूनी मुल्कों से राब्ते रखने वाले एक मुनसिफ के बारे में आपके इल्म में होगा कि एक हमारे मगरबी पड़ोसी मुल्क के साथ उसका गहरा नाता है और उसके इशारे पर वो पाकिस्तान में जो अनारकी फैलाने का एक ओवरऑल मंसूबा इमरान खान को लॉन्च करने वालों ने बनाया था, उस मंसूबे का अहम अहलकार भी वो है। तो चुनांचे अब ये सब लोग हरकत में आ गए हैं और इनका जो पहला टारगेट था जिसे हासिल करने में नाकामी हुई, वो थी कि इलेक्शन कमिश्नर को बेइज्जत करके, जलील करके, तंग करके, दबाव डाल के उससे इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन वो शेर का बच्चा डट गया और इनको मूंगी खानी पड़ी। अब वो ये हैरान है कि अब क्या करें। ये उसे हुक्म नहीं दे सकते, आइन के तहत इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी हुक्म नहीं दिया जा सकता, वो खुद मुख्तार इदारा है। और ये जो अब इमरान खान एक अहमकाना चाल चली है, जिस पर ये PTI के जाहल किस्म के, बेखबर किस्म के, लाइलम किस्म के और झूठे जो रहनुमा हैं, इनके मीडिया मैन हैं, TV पर बैठे हुए झूठे लोग, ये बगले बजा रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने एक और ट्रम्प कार्ड खेल दिया, सदर को ख़त लिख दिया, अब सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। इन्हें पता नहीं कि दंदान साज ने जो इमरान खान के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया है 20 तारीख को, इसकी अहमियत क्या है, इसकी हैसियत क्या है। हैसियत ये है, आइनी हैसियत ये है कि सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता जब तक कि उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीख ना दे। तो क्या चीफ इलेक्शन कमीशन इससे तारीख देने वाला है? नहीं देने वाला, और ये कुछ भी नहीं कर सकता। दंदान साज जो है, इसका पहला ख़त जो इसने चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखा था, जिसके बारे में मैंने ये कहा था, पहले दिन ही कह दिया था कि ये ख़त गया रद्दी की टोकरी में, और ख़त वो वाकई रद्दी की टोकरी में गया, जिसका शिकवा आरिफ उल्वी ने इमरान खान के कहने पर, जो इमरान खान इसको चीफ इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, उसमें किया है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे पहले ख़त का आपने कोई जवाब नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं दी। भी अफसोस क्या, तुम्हारा ख़त इस काबिल था ही नहीं कि उसका जवाब दिया जाता। तुम ये ख़त लिखने के आइनी तौर पर मजाज थे ही नहीं, यानी इसकी ख़त लिखने की कोई आइनी हैसियत थी नहीं। वैसे तो ख़त किसी को भी लिखा जा सकता है, चाहे तो ये जुल्फ़कार चौहान को ख़त लिख दे, चाहे तो ये SHO CB को ख़त लिख दे, लेकिन इसके ख़त की आइनी हैसियत कुछ भी नहीं है। चुनांचे इलेक्शन कमिश्नर ने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तो बिल्कुल ठीक किया, तुम्हारा ख़त था ही इस काबिल कि उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता। अब तुमने उसको बुलाया है चीफ इलेक्शन कमीशन को कि आओ और मशवरा करो। ठीक है, वो हो सकता है वो आ जाए, वो आने का पाबंद भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं कि आईनी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर के बुलावे पर जाने का पाबंद नहीं है, लेकिन वो जा भी सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाने के पाबंद नहीं थे, लेकिन वो पहले दिन गए, अगले दिन फिर उन्होंने ज़ाहिर कर दिया कि जो मेरी आईनी हैसियत है उसमें मैं कहीं जाने आने का पाबंद नहीं हूँ। तो वो जा भी सकते हैं, लेकिन जाकर क्या करेंगे? इलेक्शन की तारीख जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है, सदर ने नहीं देनी। PTI वाले आप जब ढिंढोरा पीट रहे हैं कि सदर
फ़ौज का सुप्रीम कमांडर है, वह फ़ौज को भी कोई हुक्म दे सकता है, तो ये भी उनकी बड़ी गलतफहमी है। सदर की हैसियत एक आइनी सुप्रीम कमांडर की है, फ़ौज को किसी मसले पर वो डिक्टेट नहीं कर सकता। इसकी मैं सिर्फ 2 फ़िक्रों में बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ौज के अंदर जो तकरीरियाँ हैं वो आर्मी चीफ़ करता है, फ़ौज को सुप्रीम कमांडर नहीं करता, सदर नहीं करता। सदर जो सुप्रीम कमांडर अपने आप को कहता है आइनी ओहदे से बढ़कर, अगर उसको कोई ख्याल है तो ये भी आपके इल्म में होगा कि आर्मी चीफ़ की, नए आर्मी चीफ़ की तकरीरी में भी सदर का कोई किरदार नहीं है, वो भी वज़ीर-ए-आज़म करता है। और सदर का इख्तियार सिर्फ इतना है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की भेजी गई समरी को रोक सकता है 10-15 दिन के लिए, लेकिन वो उसके बाद वो समरी खुद ब खुद मंजूर हो जाती है। सदर का बतौर सुप्रीम कमांडर कोई इख्तियार ही नहीं है इस तरह का। दूसरा नुक्ता ये है कि सदर फ़ौज को भी नहीं तलब कर सकता। इसका एक मुज़ाहरा हुआ है माजी में, जब वो ग़ुलाम इसहाक़ खान जो CIA का स्टेशन चीफ़ था पाकिस्तान में, उसने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ौज को तलब किया, और उस वक्त एक टाउट जज हुआ करता था सज्जाद अली शाह, तो वो उसका मामला था। तो उसने भी ख़त लिखा सदर को, और सदर ने फ़ौज को हुक्म दिया कि वो इनकी हिफाजत करें। तो जनाब फ़ौज का जवाब ऑन द रिकॉर्ड है कि फ़ौज ने जवाब दिया कि हमें जो हुक्म होगा हम अमल करेंगे, लेकिन ये ख़त वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए से आना चाहिए। अच्छा, अब अगर सदर और वज़ारत दिफ़ा एक पेज पर हों तो फिर तो सदर फ़ौज को बुला सकता है, यानी वो वज़ारत दिफ़ा को लिखेगा, वज़ारत दिफ़ा सदर की बात मानकर फ़ौज को लिख देगी और फ़ौज आ जाएगी। लेकिन अगर वो एक पेज पर ना हो तो सदर के पास कोई ऐसा अख्तियार भी नहीं है कि वो वज़ारत दिफ़ा को मजबूर कर सके कि फ़ौज भेजो या फ़ौज को फ़लाँ हुक्म दो। ये PTI वाले, पता नहीं, मुझे तो हैरत होती है ये कहाँ कहाँ से नुक्ते निकाल कर ले आते हैं जो ऐसे के खिलाफ ही हकीकत होते हैं। हालिया दिनों में इनका प्रोपगंडा बहुत तेज़ हुआ है, फ़लाँ ने ये हुक्म दे दिया, फ़लाँ ने ये हुक्म दे दिया। असल में जो हुक्म दिया है वो सबके इल्म में आ चुका है कि इमरान खान के साथ साजिश में साजबाज करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 10-12 अफराद फारग किए जा चुके हैं और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी होनी है और मामला आगे बढ़ेगा। सदर का दंदान साज का जिक्र आया है तो मैं ये भी बता दूं, इलेक्शन कमिश्नर ने इसका ख़त रद्दी में डाला, तो एक ख़त ये दंदान साज ने भी इमरान खान का रद्दी की टोकरी में डाला। इमरान खान ने ख़त लिखा था कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात कराई जाए फ़लाँ इल्ज़ामात के तहत। वैसे ये इंक्वायरी हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब इंक्वायरी होगी तो फिर तो बाजवे का पूरा किरदार सामने आएगा। जो उसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को ख़रीद कर पनामा केस का फ़ैसला लिया, और फिर जिस तरह नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, फिर जिस तरह एक साजिश के तहत बाजवे ने, क्योंकि बाजवा जिन लोगों का नुमाइंदा था, अब सबको पता चल रहा है कि वो किन बैरूनी ताकतों का नुमाइंदा था। वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के पीछे था। CPEC वो बंद करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि अगर CPEC को ना रोका जाता, 2014 में इसको रोकने की शुरुआत हुई थी, अब तक ये CPEC बन चुका होता। और इसके नतीजे में क्या होता, जितना कर्जा पाकिस्तान IMF से मांग रहा है इस वक्त, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मांग रहा है, उतने से 3 गुनी रकम हर साल हमको राहदारी में मिलनी थी। CPEC की राहदारी में हमने कुछ भी नहीं करना था और हमें बैठे बैठाए ये रकम मिलनी थी, और अगर कुछ करते तो CPEC से हमें इजाफी रकम भी मिल सकती थी। लेकिन बाजवा को यही तकलीफ थी कि इससे तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। मिर्ज़ा मसरूर को क्या तकलीफ थी CPEC से, क्योंकि मिर्ज़ा मसरूर जो है वो करतारपुरे वाला, वो तो यही चाहता है ना कि पाकिस्तान की मईशत ख़त्म हो जाए, ये मुल्क टूट जाए और भारत का बाज़गुज़ार बन जाए, ताकि रबवा और कादियान इकट्ठे हो जाएं। तो ये जो बाजवा की गेम थी वो यही थी कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए इमरान खान के ज़रिए, और इसीलिए उसने CPEC को ख़त्म किया। अगर CPEC चलता रहता 2014 और अब ये 2023 है, गोया के 8 साल के अरसे में CPEC ने कहाँ होना था। आपको शायद आदाद शुमार का अंदाज़ा नहीं है, चीन की जो ट्रैफिक है तिजारत की मिडल ईस्ट से और अफ्रीका से, वो इतनी ज़्यादा है कि हम पाकिस्तान वाले सोच भी नहीं सकते, क्योंकि चीन 1 अरब 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, 1.25 अरब आबादी उसकी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान से गोया कि हम ये कह सकते हैं कि 8 गुना बड़ा मुल्क है। तो इतने बड़े मुल्क की मईशत भी बहुत बड़ी है, ये दुनिया की बड़ी मईशतों में अब शुमार होने लगा चीन का। तो उसके ख़र्चे, अखराजात, दरामदात, बरामदात इतनी ज़्यादा हैं कि हम तो पाकिस्तान तो चीन के मुकाबले में एक झुग्गी डालकर बैठा हुआ है, एक झुग्गी से भी कमतर दर्जा है।
تو یہ ساری تجارت جو وہ افریقہ سے، جنوبی یورپ سے، مڈل ایسٹ سے جتنی بھی تجارت اس نے کرنی تھی وہ اس کا سب کا رستہ سی پیک سے ہو کر گزرنا تھا۔ جو شمالی یورپ ہے، مغربی یورپ ہے، اس کے لیے تجارت کا چین نے رستہ ڈھونڈا ہوا ہے۔ وہ سینٹرل ایشیا کے راستے جو ریلوے لائنوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک پہلے سے موجود ہے، اس کو اس نے کچھ تبدیل کیا، اس میں کچھ اضافے کیے، ان ملکوں کی مدد کی ہے۔ تو چین کا مال اب ریلوے کے ذریعے مشرقی یورپ سے جا کر روس، مشرقی یورپ، برطانیہ تک وہ اس کی تجارت اس خشکی کے راستے سے ہو رہی ہے۔ لیکن جنوب مشرقی یورپ، شمالی افریقہ، مشرقی افریقہ اور سارا مڈل ایسٹ، یہ جو ہے اس کے لیے شارٹ راستہ یہی ہے جو سی پیک کا تھا۔ تو سی پیک کا راستہ روک کر باجوے نے اور رحیل شریف نے پاکستان کو کھربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا، اربوں کا نہیں۔ اندازہ کیجئے کہ 2 سال پہلے یہ سی پیک بن چکا ہوتا تو 2 سال میں ہمیں کتنے ڈالر ملنے تھے راہداری کی ضمن میں۔ چین کا سارا سامان جانا بھی اسی راستے سے تھا، اور چین کو جو تیل چاہیے تھا وہ بھی اسی راستے سے جانا تھا، اور جو دوسری درآمدات وہ کرتا ہے افریقہ، وہ یورپ وغیرہ سے، وہ بھی اسی راستے سے جانی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ سی پیک کا جو نیٹ ورک پاکستان میں بننا تھا، اس میں لاکھوں افراد کو نوکریاں ملنی تھی، کیونکہ پورے راستے میں جگہ جگہ ریلوے اسٹیشن قائم ہونے تھے، سڑکوں پر ہب بننے تھے، کارخانے بننے تھے، ہوٹل اور ریسٹورانٹ بننے تھے، تفریحی مقامات بننے تھے، اور پھر ان کے ارد گرد مزید آبادیاں ہو جانی تھی۔ ان آبادیوں کے نتیجے میں یہ جو معاشی سرگرمی ہے اس نے بڑھنا تھا۔ یعنی یہ جو ایک اس طرح کے راستے کا نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ صرف راستے کا نیٹ ورک نہیں ہوتا، وہ پورا ایک سٹرکچر بن جاتا ہے اقتصادی ترقی کا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے موٹر وے لاہور سے پنڈی۔ جو موٹر وے ہے، اس کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ یہ کابل سے شروع ہو کر انڈیا جائے، اور انڈیا اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے وہ اس راستے سے ہو، تاکہ ہمیں دونوں ملکوں سے راہداری ملے۔ لیکن وہ ان لوگوں نے اس راستے کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا، اور اب یہ راستہ صرف ٹرانسپورٹ کا راستہ ہے۔ لیکن اس ٹرانسپورٹ کے راستے میں آپ نے دیکھا کہ کتنی ترقی ارد گرد کے علاقوں کو ہوئی ہے۔ آپ موٹر وے پر سفر کریں، آپ کو اندازہ ہوگا، چینج اوور جہاں جہاں جاتے ہیں ان علاقوں کی جا کر حالت دیکھیں، وہاں کس طرح ترقیاتی سرگرمیاں، روزگار کے مواقع نکلے ہیں۔ تو یہ کچھ چھوٹی سی بات ہے، اور سی پیک تو اس کے مقابلے میں بہت بڑا ایک منصوبہ تھا، میگا سے بھی سپر میگا منصوبہ، جو دنیا کی تاریخ میں، دنیا کے جغرافیہ میں اتنے بڑے منصوبوں کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ یہ بہت ہی بڑا منصوبہ تھا ہمارے اندازوں سے زیادہ، جس کو صرف باجوے نے اور فیض نے اور غفورے نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور ہاں، وہ جو کرمنل تھا، وہ عاصم باجوہ، اس نے جو تباہی مچائی وہ بھی کسی حساب و کتاب میں نہیں آ سکتا، اتنے بڑے پیمانے پر اس نے اس کی تباہی مچائی۔ ناظرین، یہ ایک تو ان کا یہ صدر الوی کا دندان ساز کا منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ اچھا، الیکشن کمیشن کو یہ تاریخ دے نہیں سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشنر کو نہ توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں، نہ اسے سیک کر سکتے ہیں، نہ اسے الیکشن کی تاریخ دینے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ان کا پلان کیا ہے؟ اب ان کا پلان یہ ہے کہ پرویز الہی دور کے سارے تقرر و تبادلے بحال کر دیے جائیں، اور موجودہ حکومت کے جو تبادلے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حکومت، صوبائی حکومت جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جائے، پاکستان میں ایک اور طرح کی انارکی پھیل جائے۔ یہ ہے ایجنڈا عمران خان کا۔ تو اس ہفتے بہرحال عمران خان فیصلے کرے گا نگران حکومت کی تمام تقرریوں اور تبادلوں کو کالعدم قرار دینے کا۔ ظاہر ہے ڈوری عمران خان ہلا رہا ہے، چیف جسٹس کے فرائض عمران خان انجام دے رہا ہے، یا وہ افضل شاہی انجام دے رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک بحران ضمنی قسم کا پیدا ہونے کا امکان ہے، لیکن طے کر لیا گیا ہے کہ بحران پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ بات دوبارہ نوٹ کر لیں کہ بحران پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا، اس طرح کے فیصلے ہو گئے ہیں۔ اور یہ آپ ایک سمجھ لیں کہ یہ جو ہم خیالوں کی کوشش ہے، یہ ان کی آخری بھڑک ہے۔ جس طرح موم بتی یا شمع بجھتے وقت آخری مرتبہ بھڑکتی ہے، اس کا شعلہ آخری مرتبہ چمکتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے، تو یہ آخری کوشش ہے، اس میں یہ کامیاب نہیں ہونے والے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے ناکام بنایا جاتا ہے تو پھر یہ کچھ نہ کچھ مسائل تو پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح کراچی میں کل دہشت گرد حملہ ہوا، اسے ناکام بنا دیا گیا، لیکن 3-4 ہمارے جوان شہید ہوئے اور ایک پینک پھیلی، بہت سارے زخمی ہوئے، کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوا، لیکن دہشت گردوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہاں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کیسے پتہ تھا کہ یہ بم دھماکہ ہونے والا ہے؟
उन्होंने पहले से ये ट्वीट बनाकर रख लिए थे कि ये धमाका इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए किया गया है। अभी धमाका हुआ नहीं था, उनको ट्वीट आ गया। तो ये इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, और ज़ाहिर है फ़ौज भी इस पर तवज्जो दे रही है, हुकूमत भी। हुकूमत अगरचे बड़ी सुस्त रहो किस्म की हुकूमत है, जिसका कोई हमें इस वक्त ड्राइवर नज़र नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कभी दौरों पर चल निकल जाते हैं, कभी हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं, कभी पता नहीं वो मीटिंग करने लगते हैं। हुकूमत की तरफ शहबाज शरीफ साहब की कोई तवज्जो नहीं है। इसके बावजूद साजिशों का मुकाबला हो रहा है, जिसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो क्या कहना चाहिए, वो तो स्पीड ब्रेकर हैं। वो स्पीड ब्रेकर हैं, इस हुकूमत को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। किसी भी मैदान में शहबाज शरीफ इस हुकूमत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब अंदाज़ा कीजिए कि तुर्की जाने की इनको क्या ज़रूरत थी। सिर्फ एक शौक़ पूरा करना था कि तुर्की जाना है, वहाँ पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत है, तुर्की पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। अर्दगान साहब पाकिस्तान के बारे में भी बहुत अच्छे आइडियल किस्म के मोहब्बत वाले नज़रियात रखते हैं, और उनकी मोहब्बत शरीफ ख़ानदान से भी है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बेमौका, दुनिया के कौन सा मुल्क है जिसका सरबराह तुर्की के दौरे पर आया है? सिर्फ इमदादी सरगर्मियों वाले लोग वहाँ गए हैं, इनके अलावा और कोई नहीं। तो नाज़रीन, अब देखिए अगले चंद दिनों में क्या होता है। ये इसकी जो जेल भरो तारीख है, उसका हाल आपने इनके सोशल मीडिया पर, इनकी स्पेसेस में जाकर देख लिया होगा कि रो रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं कि लोग नहीं निकल रहे। बगैर तो कब निकलोगे? बगैरत के लफ्ज़ कौम के लिए, अवाम के लिए, बल्कि ख़ुद पीटीआई के हामियों के लिए ये लोग, पीटीआई वाले, बगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये फरियादें कर रहे हैं कि ऐ बगैर तो कब निकलोगे? तो बगैरत नहीं निकल रहे, अब क्या करें? नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।